हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे जीएमआई स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक मध्यकाल और आधुनिक काल। ये टॉपिक ऐसा है जो आप हर ईयर और हर सिलेबस में ही पाया गया होगा। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपके सभी टॉपिक ये मिल जाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बाद अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल। मध्यकाल ये काल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित कारण है, यानी नीचे जो लिखे हैं वो कारण पाए जाते हैं। मध्यकाल जो है वो हिंदी का यानी मिडेवल टाइम, जो ना ही शुरुआत का है ना ही वर्तमान का है, वो बीच में आया ऐसा काल जो मिड का काल है। इस काल में सूरदास, नंददास, गोकुलनाथ, स्वामी स्वामी जी, तुलसीदास, नरोत्तम दास इत्यादि कवि आते हैं। सूरदास सभी काव्य रचनाएं इसी भाषा में लिखते थे, यानी ब्रजभाषा में लिखते थे। नंददास भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, नंददास जड़िया और कवि गड़िया, ये उक्ति नंददास के बारे में प्रचलित है। इसी काल के अंतर्गत गद्य भी बहुत अच्छा से और अच्छी तरह मिलता है। गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता प्रथम प्रमाणिक गद्य है। यहाँ पर ये वही पॉइंट लिखे हैं जो ब्रजभाषा को लेकर मध्यकाल में भी रचनाएं हुई, और लिखित रचनाएं जो पाई भी गई है, जैसे सूरदास हो गए और नंददास हैं, ये सारे फेमस जो कवि हैं जिनके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। तो यही चीज़ें उनकी खासियत पढ़ने को मिलती है कि उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा, बहुत श्रृंगार परक लिखा, बहुत ज़्यादा मीठी वाणी थी, उनके लिखने का तरीका में श्रृंगार रस था, और प्रतिबिंब माना, उपमा अलंकार का प्रयोग किया, ये सारी चीज़ें। अष्टछाप के कवि भी इसी काल के अंतर्गत हुए। अष्टछाप जो 8 कवि थे, उनको जो फेमस 8 कवि थे जो आज भी माने जाते हैं, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी कई रचनाएं इसी भाषा में की। जहाँ तक आपको तुलसीदास की बात कहूँ, तो तुलसीदास ने भी इसी भाषा में रचनाएं की, लेकिन बाद में उन्होंने अवधी को चुना, अवधी भाषा में लिखने की शुरुआत की। और तुलसीदास जैसी अवधी भाषा किसी ने भी नहीं लिखी, यानी कि तुलसीदास ने जो अवधी भाषा लिखी, उनके जैसा कोई लिख ही नहीं पाया, ना उनसे पहले ना उनके बाद जी। इसलिए इसी वजह से तुलसीदास के जो रामचरितमानस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी नकल भी कोई नहीं कर सकता। वो खुद ब खुद एक ओरिजिनल है किताब। रीतिकाल के प्रारंभिक कवियों ने भी इसी भाषा के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखी। अब जो मध्यकाल में उत्तर मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, और उसके बाद उत्तर के बाद बाद में जो मध्यकाल आता है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया, उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। तो उस काल में रीति परक कविताएं लिखी गई। भक्ति काल में भक्ति की बात हुई और रीति काल में रीति की बात हुई, जिसमें रीति काल में भी 3 तरह से रचनाएं लिखी गई। एक रीतिबद्ध, रीति से बंधा हुआ, यानी तौर तरीके से, ग्रामर व्याकरण से बंधा हुआ, शब्दों की जो मिस्टेक होती है वो बिना किए, और रीति सिद्ध, जिसमें सिद्धि प्राप्त हो, जिन्हें व्याकरण में सिद्धि प्राप्त थी जिनको। और एक रीति मुक्त, जो रीति से मुक्त थे, जो दरबार में दरबारी कवि नहीं थे। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो थे वो दरबारी कवि थे। तो ये रचनाएं रीति काल में हुई। और रीति काल जो है आपका मध्यकाल, जो बाद में जो मध्यकाल आया, उसे ही कहा गया है। पूर्व मध्यकाल आपका भक्ति काल है, उत्तर मध्यकाल जो आपका रीति काल है, जिसमें रीति परक कविताएं लिखी गई। और इसी टाइम पीरियड में, हिंदी के इसी वक्त में, इसी कालखंड में अष्टछाप कवि आते हैं, जो 8 कवि फेमस हैं। कबीर हो गए, सूरदास, नंददास, ऐसे बहुत सारे हैं, तुलसीदास। रीतिकालीन अनेक कवियों जैसे घानानंद बिहारी, देवभूषण, मतीराम ठाकुर, केशव पद्माकर, कृपाराम, ये सभी कवि हैं जो मध्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। चिंतामणि, भिखारी दास की रचनाओं में ब्रजभाषा का जो चरमोत्कर्ष है वो देखने को मिलता है।
तो इस काल में मध्यकाल में आपके ये सारे कवि थे जो फ़ेमस थे ब्रजभाषा लिखने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब है जो मॉडर्न टाइम शुरू हुआ, वर्तमान में जो लेखनी शुरुआत हुई, नए ज़माने में जो लिखने की शुरुआत हुई हिंदी में, तो उसमें जो भाषा थी वो बहुत ज़्यादा बदल गई। उसमें ना ही अवधि है, ना ही व्रज है। अवधि और व्रज बहुत कम पाई जाती है, इसमें खड़ी बोली का विकास हुआ। इस काल में जो अवधि है और जो व्रज है वो धीरे-धीरे कम हो गई और उस खड़ी बोली यूज़ में आ गई जो साधारण जनता जो है, साधारण आम पब्लिक जो है उनके समझ में आए। और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ इस काल की रचनाओं में, आधुनिक काल में। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया और उसकी प्रमुख बोलियाँ विकसित हो गई। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए, व्रजभाषा, अवधि और खड़ी बोली। व्रजभाषा अवधि का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ और तत्कालीन व्रजभाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी मिला। हिंदी के आधुनिक काल तक आते-आते व्रजभाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधि ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुँह मोड़ लिया था। तो अब बच गई आपकी खड़ी बोली, जो 19वीं सदी में जिसका विकास हुआ, 19वीं सदी में जिस टाइम से हम आधुनिक काल कहते हैं हिंदी के कालखंड को, उस टाइम में खड़ी बोली की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक ओर उर्दू का प्रचार होने और दूसरी ओर काव्य की विरजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। और तो और 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। 20वीं सदी तक आते-आते खड़ी बोली जो है वो गद्य और पद्य में लिखी जाने लगी। गद्य यानी पैराग्राफ और पद्य यानी कविता। गद्य और पद्य दोनों को ही यानी गद्य लेखन और पद्यांश लेखन दोनों को ही साहित्यिक भाषा मान लिया गया। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में बड़ी सहायता की। यानी कि जो आधुनिक काल है, इस काल में खड़ी बोली का विकास कई धर्म से जुड़े, समाज से जुड़े और राजनीति से जुड़े आंदोलन जो है उस हुआ। और खड़ी बोली जो है इसकी साहित्य साहित्य की सर्वप्रथम भाषा बन गई। हिंदी साहित्य में अगर गद्य का विकास कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत महान कवि रहे जो आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं। भारतेंदु के युग में हुआ इस भाषा का सबसे ज्यादा विकास। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और उनके समय में ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके टाइम को ही भारतेंदु युग कहा गया, जो 19वीं सदी से मानी जाती है। 19वीं सदी में जो प्रसिद्ध युग है उसे आधुनिक युग भी कहते हैं और आधुनिक काल के भारतेंदु युग के नाम से जाना जाने लगा, जब भारतेंदु जी ने खड़ी बोली की शुरुआत की और खड़ी बोली को अपना लेखन का, अपनी लिखित मात्र का और अपनी रचना का भाषा चुना। उन्होंने खड़ी बोली को आम जनता की बोलचाल की भाषा समझकर सेलेक्ट किया और उन्होंने इसका विकास भी किया और लोगों को और बाकी के कवियों को, अपने मंडल के कवियों को, आपको पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र महान लेखक थे, हिंदी साहित्यकार रहे हैं और उन्होंने अपना एक मंडल, अपना एक ग्रुप बना रखा था। उनके ग्रुप में जितने भी लोग थे, जितने भी कवि थे, वो भी खड़ी बोली में लिखने लगे भारतेंदु जी के कहने पर। भारतेंदु जी के लेखन मंडल भारतेंदु मंडल था और इनके युग की उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम के रूप में इन्होंने अपनाया। पद्य रचना के मसले में अगर कहें तो व्रजभाषा और खड़ी बोली को अपनाने के सवाल पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। अब यहाँ पर आती है बात भारतेंदु युग के बाद। हम अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, जिसमें आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने खड़ी बोली का विकास किया। खड़ी बोली का विकास किया भारतेंदु जी ने, जिसमें भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली को अपनाने से बहुत ज़्यादा विवाद चलते रहे, जिसमें ये भी बात कही गई कि ब्रजभाषा और अवधी भाषा का क्या होगा।
तो ये विवाद कब खत्म हुआ? द्विवेदी युग में जाकर। भारतेंदु जी के बाद जो द्विवेदी नाम के जो कवि रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके काल में जाकर ये विवाद खत्म हुआ। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जाकर ये जो है विवाद खत्म हुआ। पद्य रचना में जो है द्विवेदी युग, पद्य रचना में द्विवेदी युग में आपकी खड़ी बोली को अपनाया गया। और खड़ी बोली को लिखने के लिए भट्ट जी ने द्विवेदी युग में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली भाषाई विवाद में खड़ी बोली का समर्थन किया। रीति काल में बोलचाल की भाषा ब्रज थी, इसीलिए अपभ्रंश के स्थान पर काव्य भाषा को, अपभ्रंश का यहाँ पर मतलब है बिगड़ी हुई भाषा, जो कई भाषाओं के कई शब्दों का मिश्रण होता है, उसे अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश की जगह पर काव्य भाषा के रूप जो है वो ब्रज हो गई। रीति काल की बात हो रही है यहाँ पर। खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज में मधुरता है और यह तर्क दिए गए। ब्रजभाषा के पक्षधर खड़ी बोली को नई चीज मानकर इसका विरोध करते रहे और आधुनिक काल में भारतेंदु युग तक ब्रजभाषा का पूर्ण व्यवहार देखा जा सकता है। इस काल में रत्नाकार कवि रत्न सत्यनारायण डॉक्टर रामशंकर शुक्ला को ब्रजभाषा के लेखक होने का श्रेय मिलता है। और अब अगर हम बात करें ध्वनियात्मक विशेषता की, तो ब्रजभाषा की जो ध्वनि है उसकी विशेषता ये है कि इसमें सभी स्वर उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त ए ओ ध्वनियाँ मिलती है। इस सन में सभी ध्वनियों को सानुनासिक और नि अनुनासिक दोनों रूप में ब्रजभाषा में मिलते हैं। अपभ्रंशकालीन सभी व्यंजन ब्रजभाषा में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त रह, नह, मह तथा लह ध्वनियाँ भी हैं। तीनों सकारों शा और सा में से केवल सा मिलता है। आदि व मध्यस्थ आ के स्थान पर ई मिलता है। यहाँ पर ये डिफरेंस है ब्रजभाषा का, बाकी कुछ नहीं है। बस इन्हीं सब भाषाओं और स्वर ध्वनियों की वजह से ये जो है ब्रजभाषा वो अलग मानी जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो भाषाओं को समझने में, हिंदी के कालखंड को समझने में। ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 से लेके 6 तक ओवरऑल जितना भी है, ये फर्स्ट चैप्टर के भी नोट्स हैं और चैप्टर 6 के भी आप मान सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक कवर हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।